नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। इस वक्त हमारे साथ हैं आदिवासी चिंतक, विचारक और सोशल एक्टिविस्ट गलेसन डुंगडुंग। गलेसन डुंगडुंग जी, आज आपसे हम कुछ अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दे कई हैं। एक तो पेशा कानून है, दूसरा आप पर एक आरोप है। वो आरोप है कि आप महिला विरोधी हैं, और तीसरी बात जो है वह है जयराम महतो ने हाल के दिनों में एक बयान दिया है। उस बयान के बाद बौद्धिक जगत में बहस तेज है, एक कोहराम की स्थिति है। और वो बयान है कि यहाँ यदि जल जंगल जमीन बचानी है, विस्थापितों का संघर्ष करना है, तो चार चार बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। तो हम शुरुआत से ही करते हैं। जयराम महतो का बयान तो आपने सुना होगा, जब उन्होंने कहा कि यदि जल जंगल जमीन बचानी है, झारखंड की अस्मिता बचानी है, विस्थापितों को न्याय दिलवाना है, तो चार चार बच्चे पैदा करें, दो बच्चे नौकरी करें, आईएएस बने, अफसर बने, और दो बच्चे आंदोलनकारी बने। आपके तो मन मांगी मुराद पूरी होगी। इसलिए कि आप लोग भी आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। थोड़ी संख्या अधिक कमती थी आप लोग के आंदोलन में, तब भीड़ जुटाने के लिए बच्चे पैदा होंगे। क्या कहेंगे जरा महतो के इस बयान पर? देखिए, यह उसी का मतलब अगला कड़ी है, आप कह सकते हैं, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 बच्चे पैदा करने के लिए सनातन हिंदू लोगों को बोल रहे हैं, है ना? उसी तरह और लोग कहते रहते हैं, कभी-कभी कोई मुस्लिम धर्मगुरु बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि एक विधायक, माननीय विधायक हैं, चुने हुए व्यक्ति हैं, उनको ऐसे उलूल-जुलूल बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, क्रांति जो करते हैं ना, ये संख्या पर नहीं होती है। वो लोग आ जाते हैं, निकल के आ जाते हैं, जिनको क्रांति करना होता है वो आ जाते हैं और उनके सपोर्ट में भी आ जाते हैं। उसमें आप एक बच्चा पैदा कीजिए, नहीं बच्चा पैदा कीजिए, तो किसी और का आ जाएगा। खासकर मुझे लगता है कि इस तरह का जो स्टेटमेंट, चाहे वो मोहन भागवत जी का हो या फिर जयराम महतो जी का हो, ये एक तरह से महिला विरोधी लगता है। इसलिए महिला विरोधी, और सिर्फ महिला विरोधी नहीं कहेंगे, जो खासकर महिला पुरुष जो भी परिवार है, परिवार का विरोधी भी आप कह सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि देखिए, महिला विरोधी इसलिए आप कहेंगे कि चूँकि कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि महिलाएँ जो हैं वो बच्चा पैदा करने वाली मशीन है ना? उसके बाद जो है दूसरा, कि ये जो फैमिली होता है, वो तय करेगा ना। पति-पत्नी हैं, तो पति और पत्नी दोनों मिलके तय करेंगे, कितना बच्चा उनको पैदा करना है, क्यों करना है, उनकी परवरिश कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। अभी मौजूदा समय में आप देखिए, देश में नौकरी को लेकर हाहाकार है, लोगों के पास आजीविका के संसाधन नहीं हैं, लोगों को बेहतरीन जीवन यापन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए काम करने की बजाय, ये सब उलूल-जुलूल तरीका का बयान देना मुझे उचित नहीं लगता। हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे, या उनका एक आकलन है, कि देश में 90% आबादी दलितों की है, पिछड़ों की है, पसमानदा समाज की है, ईसाई समाज की है। बावजूद इसके सत्ता के जो शीर्ष संगठन है, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, या औद्योगिक घराने हो, आदिवासी, मूलवासी और दलित पिछड़ा समाज तो कहीं नजर नहीं आता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद जब इनकी भागीदारी नगण्य है, तो ये बच्चे पैदा करने से उनकी भागीदारी कैसे बढ़ जाएगी? वही मैं कह रहा हूँ कि ये मूल समस्या से भटकना है। मुझे लगता है कि शायद माननीय विधायक जयराम जी ज़्यादा शायद कुछ फैंटेसी फ़िल्म सब देखते होंगे, उस स्टाइल में वो चल रहे हैं। वो इसे एक स्कॉलर, मैंने पहले भी कहा है कि एक स्कॉलर को एनालिसिस करना चाहिए कि आपके पास जो भी पॉपुलेशन है, वो तो ओबीसी समाज से आते हैं और देश में ओबीसी का जनसंख्या 52% है। 52%। तो फिर 52% फ़ीसदी
क्रांति क्यों नहीं कर रहा है और कितना जनसंख्या चाहिए? 52% है, इसका मतलब देश में शासन उनकी होनी चाहिए। न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और दूसरे संस्थानों में सब जगह होना चाहिए। लेकिन हर डिसीजन मेकिंग बॉडी में सबसे ज्यादा मार कौन खा रहा है? ओबीसी खा रहा है। ओबीसी का सबसे ज्यादा हक मारे स्वर्णों ने का किया है। उस पर तो कोई बात तो मैंने उनका सुना नहीं है। और वो कह रहे हैं कि और ज्यादा बच्चा पैदा करिए, तब ये आंदोलन होगा, वो होगा, ये होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा उनको कोई तो गाइडेंस करे, शायद आप गाइडेंस कीजिए उनको। उनको थोड़ा स्कॉलरली इनपुट दीजिए ताकि वो एक सही दिशा की ओर जाएं, नहीं तो भटक जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल जो खड़ा हो रहा है इन दिनों, कई विश्लेषकों के द्वारा ये सवाल आ रहा है कि जयराम महतो जिस तरह बेरमो में अड़े हुए हैं, कभी फ्लैट कब्जा करते हैं या कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो कभी अनूप सिंह को ललकारते हैं, तो यह सिर्फ फ्लैट कब्जा की कोशिश है या इसके पीछे गहरी सियासत भी है? उनका मानना है कि दरअसल बेरमो में कोयले का जो खनन होता है और उस कोयले के खनन में अब तक अनूप सिंह और सीपी चौधरी ये दोनों की का वर्चस्व रहा है। तो उनका मानना है कि कहीं न कहीं अब इस वर्चस्व को तोड़ने की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं जयराम महतो। और ये सब अलर्ट फ्लड का मामला तो सिर्फ दिखावे की है, असल मामला है कोयला का जो संघर्ष वहां हो रहा है उसमें एक नया कोण पैदा करने की। देखिए, यह बहुत मतलब इसको सकारात्मक अगर आप देखेंगे, मतलब सकारात्मक राजनीति के रूप में देखेंगे, तो वो सही है वहां पर। सही इसलिए है, और मुझे लग रहा है कि वो बहुत क्लियर समझ गए हैं और उनको किसको जो है कि साइड करना है वो भी उनको समझ में आ गया है। उसमें देखिए कि यदि आप देखेंगे सुदेश महतो, आजसू के सुप्रीमो, उनकी पूरी राजनीति कोयलांचल में है। और कोयलांचल में दोनों वहाँ पे सीट भी है विधानसभा का और लोकसभा का भी। देखिए, खासकर विधानसभा का केंद्रित कीजिए। और दूसरा, चुनाव लड़ने के लिए पैसा वहीं से आएगा। तो निश्चित तौर पर चूंकि अभी चुनाव हुई है, अभी नई सरकार बनी है, तब और वो विधायक भी बने हैं, तो उनके पास 5 साल है। तो यदि ये कोयलांचल की राजनीति वो अच्छा से कर लेते हैं, तब आप समझ लीजिए कि अगला जो चुनाव होगा 2029 में, जयराम महतो और उनकी पार्टी काफी मतलब ताकतवर हो सकती है। रिसोर्स भी मिल जाएगा, रिसोर्स भी मिलेगा, और उनके पास अगर वो सही डायरेक्शन में जाएंगे तो मिनिमम मुझे लगता है कि 5 विधायक तो उनके पास आएगा। इसकी और इससे क्या होगा, इससे आजसू की राजनीति का सूर्यास्त हो जाएगा। सूर्यास्त तो करीबन हो चुका है। एक चीज और कहा जाता है जयराम महतो के पॉलिटिक्स को लेकर कि जिस तरह उन्होंने विस्थापितों की आवाज उठाई है, हमारे साथियों का मानना है कि यदि आप वहां के सामाजिक समीकरण को देखें या भौगोलिक स्थिति को देखें, राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करें, तो वहां मजदूर संघ की काफी सियासत हुई, मजदूर यूनियन की। राजेंद्र बाबू से लेकर के अनूप सिंह तक मजदूर यूनियन की राजनीति करते रहे। जयराम महतो विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे साथियों का मानना है और कई सियासी जानकारों का भी मानना है कि दरअसल जमीन जिनकी थी वे तो विस्थापित हो गए, और मजदूर के रूप में जिनको काम मिला वे सब गैर झारखंडी थे। तो मजदूर यूनियन के नाम पर सिर्फ गैर झारखंडियों को लाया गया और इस कोयले से निकली हुई जो समृद्धि है, खुशहाली है, वह गैर झारखंडियों के हाथ में गई और इसके कारण उनकी सियासी कुव्वत बढ़ी। जयराम महतो इस नस को पकड़ चुके हैं, इसलिए वो विस्थापितों के संघर्ष को आगे कर रहे हैं ताकि मजदूर यूनियन की जो एक पॉलिटिक्स है इसका पर्दाफाश हो सके। बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर है ना। पूरा धनबाद इलाका आप देख लीजिए, धनबाद, हजारीबाग, मतलब पूरा ही गिरिडीह, पूरा कोयलांचल आप देख लीजिए। पूरा रिसोर्सेस, मतलब वहाँ का जो स्थानीय आदिवासी मूलवासी है, उनके खेतों से कोयला निकल रहा है, वो धूल फाँक रहे हैं, है ना? प्रदूषण, वो पानी का किल्लत वो झेल रहे हैं, सब कुछ झेल रहे हैं, और सारा कोयला का सारा पैसा जो है कि बाहरी ले रहे हैं। इसमें तो दो राय नहीं है। और यहाँ जितने भी कॉलोनी बने हैं, उस पर सारा अवैध कब्जा हर जगह, अब इसी से पूरा झारखंड में
तो एक तरह से राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे झारखंडी राजनीति तो सही चीज को पकड़े हैं, जरामत लेकिन तो सही हाँ, चीज को पकड़ लिया सही है। चीज को पकड़े हैं, लेकिन समस्या उनके पास है कि मुझे डर इस बात का है कि वो बहुत ज्यादा अगर वो एग्रेसिव होंगे तो वो ये हो सकता है कि उनको कई केस में उलझा के अंत में उनका जो है कि विधायकी ले लिया जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको बहुत सावधानी से जो है कि आगे बढ़ना चाहिए। संयमित भाषा के हाँ, इस्तेमाल करते हुए अपनी लड़ाई को लड़नी चाहिए, है ना? यही हाँ, मानना है। आप कोई जरूरी नहीं कि आप उस मूवमेंट को सिर्फ आप गाली गलौज करेंगे, एग्रेसिव होंगे, मारपीट जैसे आप हालात पैदा करेंगे तभी वो मूवमेंट आगे बढ़ेगा। आप एक सही दिशा दीजिए ना, आप पूरा का पूरा कोयलांचल आपके कब्जे में हो पर जाएगा। जयराम तो कहते हैं कि यही एग्रेसिवनेस तो मेरी ताकत है। अब उनको वो एनालिसिस है तो उसको आप क्या कह सकते हैं। और सच भी है कि हर आदमी मृदुभाषी नहीं हो सकता है, हाँ, हर आदमी एग्रेसिव भी नहीं हो सकता है, हाँ, नहीं। सबका अपना अपना उनका स्टाइल अपना होता है। स्टाइल ऑफ बिल्कुल पॉलिटिक्स बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अच्छा, हाँ एक बात जो आपने कही महिला विरोधी, एक चर्चा की कि जयराम महतो की जो स्टेटमेंट है महिला विरोधी है। एक महिला विरोध का आरोप आप पे भी लग रहा है। जिस तरह आपने पेशा कानून को लेकर के निशा उरांव को पर टिप्पणियां की है या उनकी ओर से जो तर्क रखे गए हैं उसको खारिज किया गया है, तो आपने देखा होगा कई लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दरअसल एक आदिवासी अधिकारी को और सरना अधिकारी को हटाने की साजिश है। देखिए, एक तो यह होता है जब लोग तर्क में असफल हो जाते हैं, तब आपके ऊपर महिला विरोधी, फिर सरना ईसाई, अलग-अलग एंगल लाके उनको लगता है कि इससे ये डाउन हो जाएँगे, तो आगे जो है कि इनका जो माँग है, वो मतलब डिरेल हो जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। मुझे अब देखिए सिंपल सा बात है, मैंने उनको कभी टारगेट नहीं किया। पहले उन्होंने खुद जो स्टेटमेंट अपना सोशल मीडिया में जारी किया, वो अखबार में आया और उन्होंने जिस तरह से तर्क दिया, तो एक अधिकारी हैं, तो उसी तर्क को काटने के लिए मैंने उसको रखा। जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का एक जजमेंट को दिखाया और लेटेस्ट जजमेंट आया, जिसने कहा क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस पर था? पेशा का सेक्शन 4 जी पर था, एक सेक्शन पर था। उसके बाद दूसरा जजमेंट जो झारखंड हाई कोर्ट का जो रेफर वो कर रही थी, वो भी एक सेक्शन पे को लेकर था, मतलब उसी का पेशा का सेक्शन 4 ओ को लेकर था। अब इसी को लेके जो ऑर्डर आया उसको लेके वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जेपीआरए को अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैलिड माना है। तो ऐसे आप आर्गुमेंट करेंगे, जबकि अगला जो अभी मतलब 29 जुलाई को जो जजमेंट आया, उसमें झारखंड के महाधिवक्ता जब चर्चा हो रहा था कोर्ट में, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट आया है और उन्होंने जेपीआरए को जो है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैलिड माना है, इसलिए इस पिटीशन पर मतलब पीआईएल पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डिसमिस सीधा कर देना चाहिए। महाधिवक्ता राजीव रंजन जी ने कहा है कोर्ट में। हाँ, तब जो है कि वहाँ पे जो पक्ष थे उन्होंने आर्गुमेंट किया और उन्होंने रखा, तब कोर्ट कन्विंस हो गया। और उसका आप देखिएगा जजमेंट का जो पैरा 12 आप पढ़िए, पैरा 12 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जेपीआरए जो है वो पेशा कानून के अनुरूप नहीं है, इसीलिए वो मतलब 25 पैरा में लिखा हुआ है कि 2 महीना के अंदर ये नियमावली लागू करना चाहिए झारखंड सरकार। ये है मामला। तो आपका कहना है कि जिस तरह से निशा उरांव जेपीआरए वन को जायज ठहरा रही है कोर्ट का हवाला देकर के, वो गलत तथ्यों पर हाँ, आधारित बिल्कुल। है ना? नहीं, मेरा दूसरा सवाल है, पर कुछ लोगों का आरोप है कि नहीं, मामला यह नहीं है। मामला यह है कि निशा उरांव को निशाने पर इसलिए लिया जा रहा है कि उन्होंने गैर आदिवासी से विवाह किया है, इसके पीछे मंशा देखिए, यह है। अब आदमी कुछ भी सोच ले, सोचने वालों को आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, अच्छा, अच्छा। कहीं से क्या मैंने कि मेरा कोई पोस्ट है कहीं पे लिखा हुआ, कहीं कुछ, या फिर मैंने मांग किया है क्या कि निशा उरांव जी को गैर आदिवासी से शादी किया है और वो आरक्षण का लाभ ले रही है, उसको जो है कि डिसमिस किया जाना चाहिए या पद से हटा देना चाहिए, मैंने मांग किया है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने उन पर व्यक्तिगत कुछ भी आरोप नहीं लगाया, मैंने सिंपल कहा है कि झारखंड सरकार, मैंने लिखा भी है, मैंने ये लिखा है कि झारखंड मतलब इंडिया गठबंधन की 2 घटक दल कांग्रेस और जेएमएम
दोनों ने पेशा कानून 1996 को लागू करने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था चुनाव के समय में, इसलिए उसको लागू करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी मतलब JPRA 1 को पेशा कानून बताकर उसी का एक नियमावली 2022 बनाकर उसी को पेशा कानून को लागू कर रहे हैं, जैसे लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी का विरोध है। हमारा स्पष्ट है कि चूंकि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में JPRA 1 नहीं चल सकता है, असंवैधानिक है। JPRA 1 इलीगल है, गैर कानूनी है। JPRA 1 को झारखंड के गैर अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना चाहिए और केंद्रीय कानून जो है पेशा, जिसका जो है कि उपबंध उसमें है 23 उपबंध ही अनुसूचित क्षेत्र में लागू किए जाएंगे और उसके लिए अलग से बनाना चाहिए। क्योंकि जब पेशा कानून बना 1996 में, जब 24 दिसंबर को लागू हुआ, उसके 1 साल के अंदर राज्यों को अपना अपना कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। वो समय खत्म हो गया। वो समय खत्म होने के बाद राज्य सरकारों के पास अनुसूचित क्षेत्र के लिए कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। JPRA 1 2001 में बनाया, बताइए किस अधिकार के तहत आपने JPRA 1 बना के लिख दिया है उसमें कि ये झारखंड के पूरे झारखंड में लागू होगा, अनुसूचित क्षेत्र में भी लागू होगा? ये तो आप असाधारण काम करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे तो थोड़ी एक होगा। चीज बताइए कि हमें लगता है कि पेशा कानून को लेकर 3 तरह के फॉर्मेट सामने आ रहे हैं। हाँ। एक तो 1996 का जो पेशा कानून केंद्रीय कानून है, दूसरा JPRA 1 है, एक तीसरा है जी पेशा या कुछ बोलते हैं पेशा। पी पेशा। हाँ। ये तीनों में डिफरेंस क्या है? पहले हमें ये बता दीजिए। देखिए, पहला चीज तो यह है कि इसको समझिए, पेशा और पी पेशा मतलब ये सिर्फ एक संक्षेपण का मामला है। अच्छा अच्छा। एक अंग्रेजी में शब्द है एक्रोनिम, हाँ, मतलब जब कोई भी इंस्टीट्यूशन या कानून या कोई भी चीज का बड़ा नाम होता है तो उसको सहूलियत के लिए एक छोटा रूप बनाया जाता है जो एक नाम जैसा लगता है, शॉर्ट फॉर्म, संक्षेपण आप कह सकते हैं। तो जब ये कानून बना था तो उसी समय में पेशा कानून, पेशा एक्ट 1996 के रूप में ये जाना जाता है। और जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं, सारे जजमेंट में आप उठा के देख लीजिए, हर जगह पेशा 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 ही लिखा हुआ है। और जो लोग खासकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के लोग पी पेशा बोलते हैं, उन्होंने भी कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाया कि वो पी पेशा लिखे। उनके केस में जितने भी जजमेंट आए उसको उठा के देख लीजिए, कहीं भी पी पेशा नहीं लिखा हुआ है, पेशा ही लिखा हुआ है। वो क्या बोलते हैं, जो मतलब पेशा कानून का जो मूल नाम है प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट, उसमें 2 पी है, इसलिए वही होना चाहिए। तो वो गलत आर्गुमेंट है। एक्चुअली एक जब इक्रोनिम स्थापित हो जाता है तो वही रह जाता है। जैसे हम लोग निक नेम बोलते हैं बच्चों का, तो निक नेम जैसे एक को भी कोई कोई अलग अलग निक नेम से करते हैं, तो निक नेम होता है ना, उसे क्या मतलब, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट सीधे बोलिए। तो मूल शब्द 2 रहा, 1996 6 और JPRA, हाँ, ये दोनों के बीच। तो JPRA से क्या दिक्कत है, आप लोग को ये बताइए। JPRA से दिक्कत यह है, एक तो स्टेट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जैसे मैंने कहा, खत्म हो चुका। इनको क्या करना था, 1996 जो है उसका सिंपल सा रूल बना के उसको लागू करना था। हाँ, ये करना था। और दूसरा, उन्होंने जब खिचड़ी कानून बनाया, जैसे 2001 में गड़बड़ किसने किया, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी, उनको करना क्या था, एक नियमावली बनाकर पेशा कानून को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना था और JPRA को झारखंड के गैर अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना था। अब इन्होंने क्या कर दिया, खिचड़ी बना दिया, मतलब सामान्य पंचायत भी और दूसरी तरफ पेशा कानून का कुछ प्रोविजन कुछ के अंदर डाल दिया। इससे नुकसान क्या होगा? नहीं, नुकसान ये है कि वो जो आपका ये जो JPRA है, JPRA में जो 23 जो प्रोविजंस है, मूल प्रोविजंस सभी डाले नहीं गए हैं। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, ग्राम सभा को गैर कानूनी रूप से आदिवासी का जमीन अगर किसी ने लिया है उसको वापस करने का अधिकार है। अब ये JPRA में है ही नहीं है। खनिज संपदा ग्राम सभा का अधिकार है, बालू ग्राम सभा का अधिकार है, मिनरल माइनर मिनरल बोलते हैं। अब उसको आप देखिए, खूंटी का DC क्या बोल रहा है, मुखिया का अधिकार रहेगा बालू बेचने का, बताइए, ग्राम सभा का अधिकारी लोग छीन रहे हैं। तो इसमें इसलिए मैं हमेशा कहा हूँ, एक्चुअली ये सारा तमाशा क्यों हो रहा है, भूमि माफिया, खनन माफिया, जंगल माफिया, बालू माफिया, उसके साथ साथ
जो नौकरशाह आदिवासियों का पैसा जो टीएसपी के तहत आ रहा है और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में जो पैसा आ रहा है, जो विस्थापित न सिर्फ आदिवासी बल्कि दूसरे विस्थापित जो हैं उनके लिए, उनके क्षेत्र के लिए, उसको निगलने के लिए सब चीजें नहीं किया करने दे रहे हैं। पैसा कानून लागू हो जाएगा तो हर जगह ग्राम सभा हस्तक्षेप करेगा ना, तो इनका तो नहीं जाएगा। और इसीलिए ये लोग चाहते हैं आदिवासी अधिकारी जो हैं हाँ, वे लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि उन तो देखिए, एक आदमी जब एलिट हो जाता है तो उनका क्लास बदल जाता है। अच्छा। वो जो नौकरशाह है तो उनको सब तरफ से मिल रहा है ना, तो ये सारे नौकरशाह जो है मलाई कैसे छोड़ना छोड़ेंगे। लगता है कि सरकार के पैरेलल नौकरशाहों का भी एक समूह है जो वो चलता ही है, बिल्कुल लागू होने देना नहीं चाहता। बिल्कुल झारखंड के नौकरशाह पैसा कानून को लागू होने नहीं देना चाहते हैं, और ना सिर्फ नौकरशाह लोग भी, सरकार के लोग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबों का उसमें है ना। आप सिंपल, आपको मैं बताता हूँ एक उदाहरण। 2011 के आसपास जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश आते थे, हमेशा मेरे से बात करते थे, बुलाते थे। उस समय एक प्रोग्राम में उन्होंने खुले तौर पर कहा कि पैसा कानून कोई नहीं लागू करना चाहता है, क्योंकि पैसा कानून अगर लागू हो जाएगा तो आदिवासियों का जल जंगल जमीन खनिज संपदा कैसे मिलेगा। असली चीज यही है। तो वही हकमारी की वजह से तो ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, कि कैसे भी जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जेपीआरए नहीं चाहिए, हमें पैसा कानून नहीं चाहिए, पैसा कानून ही लागू करना पड़ेगा, तो उनके ऊपर महिला विरोधी का तमगा लगाओ, उनके ऊपर सरनाई साय का तमगा लगाओ, ताकि जो है कि ये लोग शांत हो जाएंगे और जो है कि जेपीआरए को पैसा बताकर ये लोग लागू कर देंगे। यही चल रहा है खेल। एक बात जो आ रही है, जो आदिवासी समाज के महिला बुद्धिजीवियों के द्वारा, कि यदि पैसा कानून को लागू किया था 1996 वाले को, तो ग्राम सभा नहीं, जो ट्रेडिशनल परंपराएं हैं आदिवासी समाज की, जो पारंपरिक व्यवस्था है, शासन पद्धति है, यदि उसे लागू कर दिया जाता है, तब तो गांव के जो मुंडा पाहन जो होते हैं उनको इतनी शक्ति मिल जाएगी कि किसी भी डायन बिसाही के आरोप में किसी महिला को निर्वस्त्र करेंगे, उस मल मूत्र पिलावेंगे, सामूहिक नंगा कर सामूहिक प्रदर्शन करेंगे, और पुलिस उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकेगी। ये तो, और उनका एक तर्क यह भी है कि जो मुंडा महान पानकी की व्यवस्था है यह तो वंशानुगत है, इसमें तो लोकतंत्र की गंध ही नहीं है। देखिए, जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं ना, अगर आदिवासी समाज से हैं तो वो आदिवासी समाज को नहीं समझते हैं। दूसरा, पैसा कानून उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, पैसा कानून पढ़ा ही नहीं, पैसा कानून में ऐसा ही नहीं है। पैसा कानून में ये तो हम लोग हमेशा मांग करते कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भूरिया कमेटी का रिकमेंडेशन था, इसमें तो चुनाव आ गया, तो फिर कहाँ से आपका जो है कि वहाँ का पारंपरिक मान की ये सब आ रहा है? नहीं आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा की अध्यक्षता वो लोग करेंगे। हाँ, ग्राम सभा की जो संरचना होगी उसमें जो बाहरी आबादी आके झारखंड में बस गया है उसकी भी भागीदारी होगी क्या उस ग्राम सभा में? वो तो ग्राम सभा तय करेगा ना। ग्राम सभा क्षेत्र में जो लोग हैं वो तो ग्राम सभा का टेरिटोरी है। मान लीजिए कि किसी ग्राम सभा में 80% आबादी या 60% आबादी आदिवासी मूलवासी समुदाय की है और 20% आबादी बाहरी समुदाय की है, तो क्या वो 20% की आबादी भागीदारी भी उसमें होगी? और यदि होगी तो क्या ग्राम सभा के निर्णय प्रभावित नहीं होगा? प्रभावित तो जरूर होगा। इसीलिए इसमें देखिए बहुत सारा चिंतन करने की बात है। हालांकि जैसे बोलते हैं कि पैसा कानून मतलब आदिवासी परंपरा को जो है कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो उसमें ऐसा नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। आप किसी भूरिया कमेटी की बात कर रहे थे, क्या था उसमें? भूरिया कमेटी वही है ना, कि भूरिया कमेटी के बाद भी यही आया पैसा एक्ट। मतलब ये था कि आदिवासियों का अलग व्यवस्था है। जैसे आप संविधान में आप देखेंगे तो, या उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या उससे भी पहले 1919 में, या उससे पहले 1700 या 1874 में ये अनुसूचित जिला है ना। तो ये सारे चीजें आए और उसी में हुआ कि जब ये पंचायत लाया गया देश में संविधान का संशोधन करते हुए, तब उस समय में ये कहा गया कि ये जो सामान्य पंचायत है वो आदिवासी लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अपना व्यवस्था है। तब उसी समय में जो है कि भूरिया कमेटी बनाई गई। दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में वो सांसद थे, आदिवासी ही थे वे। बिल्कुल। और उसी टाइम में उसमें कई झारखंड के भी लोग थे उस, और
उसी समय में उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, बहुत सारे रिकमेंडेशन है, और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर पेशा कानून बना अनुसूचित क्षेत्र के लिए। और उसी में जो है कि आपका पंचायत का चले मुखिया, उप मुखिया जैसा पद जो है कि आरक्षित रहेगा। तो कहाँ से ये लोग लेके आ जा रहे हैं? मानकी मुंडा की हम्म, जो परंपरागत व्यवस्था तो वो नहीं रहेगा, बल्कि निर्वाचित होंगे, है ना, बिल्कुल है नहीं, ना। नहीं वो भी रहेगा, हाँ, लेकिन वो एक तरह से जो मुंडा रहेंगे वो अध्यक्षता करेंगे हाँ, और उसमें डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगे, लेकिन 100% वही थोड़ी है, 100% उनका उसमें तो चुने हुए लोग चुने आ हुए रहे हैं। निर्वाचित हाँ, प्रतिनिधि सब जगह होंगे। चुने हुए लोग आ रहे हैं। हाँ, तो अगर कोई कह रहा है कि ये पेशा कानून से जो है कि सारा ये मैंने कहीं कहीं कोई कोई को सुना कि ये लोग सब दारू पीने वाले लोग आ जाएंगे, वो हड़िया पीने पढ़े वाला, लिखे लोग हैं, हड़िया पीने हड़िया वाला, पीने वाले, ये सब मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ना चाहिए। ये इतना बड़ा-बड़ा कमेंट करने से पहले थोड़ा कानून को पढ़िए, उसमें क्या प्रोविजंस है उसको पढ़िए। यही दिक्कत है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों का ऐसे भी होता है कि क्योंकि हम लोग पेशा कानून का मांग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे बारे जो प्रीजुडिस होगा पहले से, उनको लगता है इनको विरोध करना माने है। आदिवासी समाज के इंटेलेक्चुअल्स के बीच में भी अपनी अपनी बातों को स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा नजर आती है, और इस प्रतिस्पर्धा में कई बार गलत तथ्य पेश कर दिए जाते हैं। होगा, लेकिन हाँ, देखिए जनता जानती है हाँ, कौन सही बोल रहा है, कहीं बोल रहा है। इसलिए मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। हम्म। मेरा ये मानना है, चाहे जैसे आपने कहा कि आपको आदिवासी विरोधी कहा गया, ये नहीं, महिला विरोधी। महिला विरोधी कहा गया, बोलने दीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी सबकी है, हाँ, उसमें क्या। मैं तो स्वागत करता हूँ, हाँ, जितना आरोप जिनको लगाना है। देखिए, अल्टीमेटली जनता तय करती है। हम लोगों ने इतना दिन तक काम किया है, कहाँ काम किया, सरांडा जंगल से लेके कहाँ-कहाँ काम किया। लोगों को पता है कौन किसके लिए काम कर रहा है और कौन जो है कि क्या बात कर रहा है। एक बात, आपका तो हेमंत सरकार के अंदर खाने तक पहुंच, कई बार आपकी बातों को बहुत सुना जाता है। मैं शिल्पी नेहा तिर्की का एक बाइट ले रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे स्पष्टता नहीं है कि सरकार 1996 के तहत लाने जा रही है या जेपीआरए 1 के तहत लाने जा रही है। यदि जेपीआरए 21 के तहत लाने की बात होगी तब मैं इसकी बात करूंगी। तो इसका मतलब कि सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर भी इस बात को लेकर मतभेद की स्थिति है, और वहां भी जो लोग हैं वे जेपीआरए को स्वीकार करने को तैयार नहीं, हालांकि अभी वे मुखर नहीं है। क्या आपको लगता है? देखिए, इसीलिए ना जैसे हम लोग को कह रहा है हम्म, कि सरकार ला रही है, तो आप जो है कि एक विभाग का डायरेक्टर को क्यों निशाना बना रहे हैं? हम्म, वो इसलिए बात हो रहा है कि अभी सरकार के पास आया नहीं है। मंत्री है उनके पास है, कैबिनेट में आया ही नहीं है। कैबिनेट में आएगा तभी ना इनके इसका पास कोई आएगा। प्रस्ताव तो तैयार हुआ है ना? नहीं तो वो अभी विभाग में ही है। विभाग में है, विभाग में है। फिर पंचायती राज के हाँ, पास। बिल्कुल विभागीय मंत्री को पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता है। हाँ, तो जब आएगा तो इसीलिए मतलब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जब आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि पंचायत विभाग की जो निदेशिका हैं, निदेशक हैं, उनको मुझे लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें नहीं लाना चाहिए था उनको। ये भी बेकार का ही विवाद में वो तो पड़ गए। आपको क्या लगता है, वो निदेशक की बातें अपनी जगह, क्योंकि वो व्यक्तिगत फॉर्म में या व्यक्तिगत तरीके से अपनी बातों को सोशल मीडिया पे रख रही थी, उनका नजरिया सरकार का नजरिया तो नहीं माना जा सकता है ना। वो फेसबुक पर रख रही है, अपना नजरिया रख रही है, सरकार का नहीं, लेकिन नियम है ना, आप जब उसमें हैं, सरकार में, तब आपके पास उतना राइट्स नहीं है कि आप आके सोशल मीडिया में अधिकारी बोलते रहेंगे, ये नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे तो सिर्फ सरकार का जो पक्ष होगा, वही वो बोलेंगे। वो अपना पक्ष नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार के, यदि आप निशा उरांव ही नाम है ना, यदि उनकी बात को माने, सोशल मीडिया पोस्ट के उनकी बातों को उद्धृत करें और उससे समझने की कोशिश करें, तो सरकार की मंशा तो जेपीआरए लाने की लग रही है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे ही जेपीआरए के फॉर्म में पेशा कानून को लाया जाता है, झारखंड में एक नई विवाद की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, मैं माननीय मंत्री से मिला, अलग-अलग किन मंत्री से? अ, नहीं, नाम लेना नहीं उचित नहीं है तो छोड़ हाँ, दीजिए। मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपनी पब्लिक बात को प्रोग्राम जहाँ पहुंचा रहे हैं बस। हाँ, हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जेपीआरए क्या है,
पैसा क्यों चाहिए, दोनों के बीच क्या दिक्कत है। इसका मतलब हाँ, कि जो मंत्री लोग हैं उनको भी पेशा कानून की बारीकियां पता नहीं है, हाँ, मतलब ये जो झंझट है उसमें काफी लोग उलझे हैं। उलझे हुए। तो हम लोग, अच्छी बात यह हाँ, है कि मंत्री लोग भी अब इसको समझने की कोशिश कर, ये तो ये उनकी तारीफ की जानी चाहिए देखिए ना। सबसे अच्छी चीज यही है कि अभी की सरकार में ये खुलापन है, हर कोई आपको सुनने को तैयार है, महामहिम मुख्यमंत्री सुनने को तैयार है, विधायक लोग सुनने को तैयार है। ये एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। डेमोक्रेसी तो की हम लोग जा के अपना पक्ष रख रहे हैं, हर कोई अपना अपना पक्ष रख रहा है। उसके बाद जब कैबिनेट में आएगा तो अल्टीमेटली वहां देखा जाएगा। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है, ये जान लीजिए, आपको पता ही है 2016-17 में क्या हुआ था, जब सीएनटी एसपीटी कानून को 3 मिनट में संशोधन कर दिया। जब ऑर्डिनेंस लेके आए थे तभी जम के विरोध हो गया था, उसको भी नहीं माने, और उसके बाद 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन कर दिया। उसके बाद आपने देख लिया क्या हुआ, पूरा जो है कि ना ये कानून संशोधन कर पाए और ना अपनी सत्ता बचा पाए। तो आपको क्या लगता है कि यदि जेपीआरए के तहत हेमंत सरकार पेशा कानून को लाती है तो इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ जाएगा? अभी तो बिल्कुल उलगुलन तो होगा, भुगतना पड़ेगा, मतलब चुनाव परिणाम के रूप में नहीं, क्योंकि अभी शुरुआती है। लेकिन मतलब लोग याद रखते हैं आज के समय में। तो और मुझे नहीं लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन ये गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं, वादा, हेमंत सोरेन जी के सामने, सीएम हेमंत के सामने मुश्किलें यह भी है ना कि आदिवासी समाज में कई बुद्धिजीवी हैं, सबकी अपनी अपनी लॉबी है और हर लॉबी की ओर से एक प्रस्ताव दिया जा रहा है। उलझन यह है कि अब इसमें से किस तरह से सारे जो आदिवासी समुदाय के जो प्रश्न है, उनकी जो शंकाएं हैं, उसको समाहित करते हुए प्रस्ताव लाया जाए। देखिए इसमें शंका का या ऐसा कुछ का जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल सा बात है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया है, कांग्रेस ने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बनती है दोबारा तो हम जो है कि पेशा कानून को लागू करेंगे। जब आप कह रहे हैं पेशा कानून, पेशा कानून को लागू करेंगे, किस आधार पर हाँ, करेंगे तो उसी को मैं कह रहा हूँ। जब आप कह रहे हैं पेशा कानून को लागू करेंगे तो आपको पेशा कानून पता है, तो इसका मतलब है कि आपको इधर उधर क्या सुनना है। अब सिंपल सा बात है, बहुत क्लियर है, जेपीआरए 1 को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में लागू कीजिए। उसका नियमावली 2003 में बन ही चुका है, लागू भी हो चुका है, तो इसको खाली अनुसूचित क्षेत्र से हटाना है। दूसरा, उसके लिए उनको जो है कि जेपीआरए सेक्शन 1 का 2 को संशोधन करके उसको अनुसूचित क्षेत्र से हटा देना पड़ेगा, एक काम वो। दूसरा, उनको जो है कि पेशा कानून का वो तो है ही है प्रोविजन, 23 प्रोविजन, उसके आधार पर आप जो नियमावली बनाइए लागू कीजिए, खत्म कहानी, उसमें उलझन कहाँ है। तो यह थे हमारे साथ आदिवासी समाज के चर्चित चिंतक और सोशल एक्टिविस्ट ग्लैडस्टोन डुंगडुंग जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेशा कानून 1996, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 और पी पेशा, तीनों फॉर्मेट को समझाया और साथ ही इस बात का निराकरण भी कर दिया कि यदि 1996 प्रावधान के तहत कानून का निर्माण होता है तो जो यह शंका प्रकट की जा रही है कि इससे महिलाओं के साथ भेदभाव होगा, उनको अन्याय का सामना करना पड़ेगा, इनजस्टिस का सामना करना पड़ेगा, ये सारी शंकाएं निर्मूल है।